सबसे पहले तो हमारे जहन में सुरक्षा और शांति हो, और शांति सुरक्षा जब हो जाएगा तो विकास अपने आप होगा। हम बहुत गरीब आदमी हैं, पेट भर अनाज मिलता है 1 महीना के लिए 30 किलो मिलता है, उसमें चल जाता है। हाँ, कहाँ महंगाई है। 14 से पहले कांग्रेस की जब सरकार इस देश में हुआ करती थी, तब किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, कोई हो, सब मुश्किल में थे, सबके साथ समस्या थी। आज सब लोग आज़ादी से हैं, सबको अपनी सुरक्षा है और सबका अपना व्यापार है, सबको रोजगार मिल रहा है। जब सपा सरकार रही थी तो वास्तव में दिन में या रात में बहुत ही लोग डरते थे। रात में तो चलना एकदम मुश्किल था, इतना इन लोग का गुंडई थी कि जितने गुंडे थे सब रोड में रात में लूटते थे। व्यापारी आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में सुरक्षित है, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो उसका सामान हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसकी संपत्ति हो। तो राम पर हम राजनीति नहीं करते हैं। राम के नाम पर मैंने 4 प्रदेशों की सरकार गवा दी थी। अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, उनके वंशों के द्वारा हमारे सांस्कृतिक धरोहरों पर जब हमला किया गया था, तो उस समय क्यों नहीं इस बात को सोचा गया कि वहाँ उस समय क्यों नहीं सांप्रदायिकता हो रही थी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं गाज़ीपुर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर कुछ दिनों पहले जो मुख्तार अंसारी एक जानी मानी शख्सियत रहे हैं, उनकी मौत हुई जेल में। उसके बाद विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा वक्त में सत्ता में है, वो ये कहती रही कि एक अपराधी है और वो अपने नियमित तरीके से जेल में बंद था और उसकी तबीयत बिगड़ी, उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। दूसरी तरफ अगर हम गाज़ीपुर में हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर के हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। बात करने से पहले यहाँ पर एक बात साफ करना बेहद ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो फिर पारस राय को टिकट दिया गया है। अब इन दोनों में जो लड़ाई होगी वो कितनी दिलचस्प होगी और जो वोट पड़ेंगे वो दरअसल किन मुद्दों पर पड़ेंगे। मुद्दे इसलिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जिन भी मुद्दों पर वोट पड़ने थे, यानी कि महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, इन चीज़ों के अलावा अब जो मुख्तार अंसारी का मुद्दा है वो भी बेहद बड़ा हो गया है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके दरअसल जब ये वोट करने जाएंगे इस बार तो इनके मुद्दे क्या होंगे, इनके जहन में क्या होगा। वोट करने जाएंगे तो जहन में मुद्दा क्या होने वाला है। हर चीज 3 पर रहेगा केवल। देशवा में मोदी सरकार बाय, भूत वर्तमान भविष्य रहल पहली बार बाय, आइल दूसरी बार बाय, आवत तीसरी बार बाय, हार्टिक लगा जात बाय। विपक्ष परेशान बा, हताश बा, निराश बा, लाचार बा, टुकड़ा टुकड़ा गंगिया परेशान बा। आवत मोदी सरकार तीसरी बार बा। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कमल पर बोल रहा हूँ, कमल। कामरूप, कामाख्या, करीमगंज, कोकड़ाझार से कोलकाता, कोडरमा, किशनगंज, कानपुर, कन्नौज, कोटा, कुरुक्षेत्र, कोयम्बटूर, कोट्टायम, करूर, कोचीन, कोझिकोड तक कमल खिल जात बा, भगवा लहरात बा। देशवा में मोदी सरकार बा। आदिवासी खुशहाल बा, मिलल रोजगार बा, मिलल अनाज बा, मिलत तो अनाज बा, मिलत पीएम निधि सम्मान बा, सभी खुशहाल बा। देशवा में मोदी सरकार बा। आवत तीसरी बार बा, विरोधी परेशान बा, हताश बा, लाचार बा। कोयम्बटूर में अन्नामलाई के सिंघम दहाड़ बा। मोदी सरकार बा, आवत तीसरी बार बा। बहुत सुंदर कविता थी आपकी, लेकिन मामला ये है, आपने कविता तो सुना दी, अब आपके यहाँ गाज़ीपुर से खुद मोदी जी तो लड़ने चुनाव आएंगे नहीं, चुनाव तो यहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, दरअसल आपने कविता बहुत सुंदर सुनाई, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि जो कैंडिडेट हैं आपके पारस राय, वो दरअसल क्या विकास करेंगे आपके लिए, उनको आप लोग कैसे देखते हैं। उनके अगेंस्ट में अफजाल अंसारी खड़े हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, या फिर किसी से मतलब नहीं, खाली मोदी जी से मतलब है। किसी से मतलब है, कमल पर कमल तीनों पर बोल दिया, सब हो गया और बोलने की जरूरत नहीं, सब आ गया पूरा। बोलने की ज़रूरत है क्योंकि कविता तो बढ़िया लगती है, लेकिन काम तो दिखाई देना चाहिए ना साहब। अब आप जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मोदी ही हैं, ठीक है, कमल ही है,
तो अब जब गाज़ीपुर में आप कमल खिलाएंगे तो कुछ इच्छा होगी आपकी कि गाज़ीपुर में ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, सड़क बढ़िया होनी चाहिए, या पानी बढ़िया होना चाहिए, बिजली 24 घंटे आनी चाहिए। कविता तो बहुत शानदार आपकी, लेकिन काहे के लिए कमल को वोट देंगे? कुछ कारण तो बताइए साहब, क्योंकि जब मोदी जी भी वहाँ से बोलते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, और आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, आप तो खाली कविता में खो गए। मोदी के आने से मोदी को 4 बार ग्लोबल लीडर का खिताब मिला है। रेटिंग में उनके आसपास कोई नहीं है, पुतिन और ये बाइडेन और कोई नहीं है। ये 4 बार से लगातार ग्लोबल लीडर जीत रहे हैं, विकास किए हैं। इसलिए पड़ोस के देशों में जहाँ महंगाई दर पाकिस्तान में 38% है, बांग्लादेश में 30%, श्रीलंका में 28%, भारत में महंगाई दर श्रीलंका में 6%, जबकि विश्व के किसी भी देश में महंगाई दर डबल अंक में है। इसलिए मोदी के ही पर सब है, चाहे कैंडिडेट कोई हो, कमल को देखना है। सर क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार राय। शैलेश जी, हमने स्थानीय मुद्दों पर बात की, हमने आपके कैंडिडेट्स का नाम बताया आपको, और आपको भी पता है कि यहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। और जब आप स्थानीय अपने नेता को देखते हैं, जब आप वोट करने जाते हैं, तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री को तो आपको जिताना है, लेकिन प्रधानमंत्री आपका तभी बनेगा जब यहाँ पर आपका कैंडिडेट जीतेगा। तो मेरा एक बड़ा साधारण सा सवाल है कि जब इस बार वोट करने जाइएगा तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा, और जो आपका कैंडिडेट दोनों हैं यहाँ पर, आप किसे बेहतर समझते हैं और क्यों बेहतर समझते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बेहतर इसलिए मानते हैं कि अफजाल अंसारी 5 बरस तक अभी सांसद बरकरार हैं। इनको जिले की जनता न कहीं देखी, न इनका किसी भी सड़क पर कोई शिलापट्ट दिखा, न इनका कोई कार्यक्रम दिखा पूरे गाजीपुर की जनता को। इनसे पहले यहाँ गाजीपुर के जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा जी ने मोदी जी को बुलाकर गंगा पर पुल से लेकर, और कोई ऐसी विधानसभा गाजीपुर की नहीं है जिस विधानसभा की सड़कों पर मनोज सिन्हा का शिलापट्ट न लगा हो, और पूरा भयंकर गाजीपुर में विकास हुआ। तो इस उम्मीद से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं कि हमारा जो पूर्व सांसद भले किन्हीं गठबंधन से या किन्हीं कारणों से चुनाव हारा पिछली बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सिपाही चुनाव लड़ने आया है तो वह पारस राय हो या अदर कोई किसी को टिकट मिला रहता, तो वह मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर मनोज सिन्हा की ही तरह इस जनपद का विकास करेगा और चहुमुखी विकास करेगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। आप वोट करने जाएंगे, है ना, तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा? जैसे पिछली बार आपने 2019 में वोट किया, तो कुछ चीज़ें आपके जहन में होंगी, जैसे हम लोग का सबका घर परिवार होता है, हम लोग सोचते हैं कि घर में जो बच्चे हैं उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो, या हम लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो, शिक्षा बढ़िया हो बच्चों के लिए, या जो महंगाई है, महंगाई दर है, या कुछ और चीज़ें हैं वो हमारे लिए व्यवस्थित हो जाएं। तो इन तरह की चीज़ों के लिए अगर हम आपसे पूछें, या अगर आप गाज़ीपुर में रहते हैं, जमनिया में रहते हैं, तो यहाँ की सड़कों के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, है ना, यहाँ पर किसान को कितना रेट मिलता है गेहूं का, इन चीज़ों के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। तो आपसे एक साधारण सा सवाल है कि पिछली बार जब आप वोट डालने गए थे तो आपके जहन में क्या था जो अधूरा रह गया, और अगर पूरा हो गया है तो जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा कि भाई ये पूरा होना चाहिए हम, या फिर जिसको हम सांसद चुने वो जा कर के संसद में हमारी ये वाली बात ज़रूर उठाए, क्या होगा आपके जहन? सबसे पहले तो हमारे जहन में सुरक्षा और शांति होगी, और शांति सुरक्षा जब हो जाएगा तो विकास अपने आप होगा, और एक विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम वोट करेंगे। तो मतलब आपको सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ही देख रहे हैं कि अगर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो तो फिर बढ़िया होगा, विकास होगा। अभी तक कैसी सुरक्षा व्यवस्था आपको लगी है आपके गाज़ीपुर में? अगर अभी तक की हम बात करें 2024 के चुनाव होने से पहले तक, सुरक्षा व्यवस्था को आप कितने नंबर देते हैं और कैसे आंकते हैं? क्या कमियां हैं, क्या बढ़िया हैं, आप हमें बता सकते हैं? इतना मैं जानता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से 2014 के बाद और 17 के बाद, उसमें 17 के बाद जो योगी जी की सरकार बनी है तब से हर जगह की सुरक्षा, मात्र गाजीपुर ही नहीं, हर जगह की सुरक्षा
व्यवस्था बढ़िया हुई है। आज माफिया मारे जा रहे हैं तो बेहतर है भाई। व्यापारी खुश हैं, किसान खुश है। माफिया मारे जाने की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं एक अतीक अहमद का नाम आता है बीच में, और फिर दोबारा अगर हम देखते हैं तो गाज़ीपुर से मुख्तार अंसारी का नाम आता है, जिनकी एक नेचुरल डेथ थी जेल में, ऐसा कहा गया सरकार की तरफ से। लेकिन विपक्ष ने दावा किया कि भाई नहीं, और उनके परिवार वालों ने दावा किया, मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से दावा किया गया कि नहीं, ये नेचुरल डेथ नहीं है, उनको धीमा जहर दिया गया और इस तरह से कुछ हुआ। तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। अब अगर मुख्तार अंसारी के बारे में बस मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ चूँकि आप लोग यहाँ के पुराने लोग हैं और आप लोग जानते होंगे, तो जब सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है और दूसरी तरफ जब मुख्तार अंसारी का नाम आता है, तब आप फिर सुरक्षा की दृष्टि को कैसे देखते हैं, सुरक्षा को कैसे देखते हैं? मुख्तार अंसारी से जो व्यवसायी थे वो त्रस्त थे, सब लोग जानते हैं, उसको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। जहाँ तक डेथ का सवाल है तो हॉस्पिटल ने स्पष्ट कर दिया है, मेडिकल इथिक्स के खिलाफ है इस पर कुछ कहना। जब मेडिकल का डॉक्टर कहता है कि इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, और तो उस पर कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं। घर वाले कुछ भी कह सकते हैं, कहने से तो होगा नहीं, उसमें मेडिकल टीम रही होगी, पोस्टमार्टम हुआ होगा। अब इस पर अनाप शनाप बोलना, वोट लेने के लिए सरकार के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है, लोग बोल रहे हैं, यही तो स्वतंत्रता यहाँ है। क्या नाम हुआ साहब आपका? कंतु। तो अब जब आप वोट करने जाएंगे इस बार, तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा? ऐसे सुरक्षा व्यवस्था जैसे लोग बात कर रहे हैं, या फिर कुछ और महंगाई, बेरोजगारी, या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं? और जब आप कैंडिडेट को वोट देंगे तो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं आप कि इस वही में हम भी हैं, कमल के फूल में जी। नहीं, कमल के फूल में तो हैं, लेकिन कमल का फूल जब आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसा जब उसको दबाएंगे, तो आपके दिमाग में कुछ होगा ना कि मैं इसलिए दबा रहा हूँ कमल का फूल, है ना? हर चीज़ के पीछे कारण होता है। उसके राज में महंगाई नहीं है, बहुत बढ़िया से हम लोग खा पी रहे हैं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, पेट भर अनाज मिलता है 1 महीना के लिए, 30 किलो मिलता है, उसमें चल जाता है। हाँ, कहाँ महंगाई है? कड़ू तेल 140 रुपया किलो है। खाली महंगाई का क्यों खर्चा लूटा जा रहा है? महंगाई फंगाई नहीं है भैया, हम लोग एक ही जगह मरने जरने वाले हैं। हाँ, महंगाई नहीं है आपका मतलब है? महंगाई नहीं। एक छोटा सा, फिर आप कह रहे हैं महंगाई नहीं, तो एक छोटा सा सवाल पूछ लेंगे, तो आप जो भी जवाब दे रहा होगा आप दे दीजिए, ठीक है? एक सवाल ये है कि भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन ऐसे दावा किया जाता है कि तब सिलेंडर 450 ऐसे हुआ करता था, आज बड़ा महंगा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमको भी समझाइए, हमें भी जानकारी हो। जब इंदिरा गांधी की सरकार था ना, तो 75 आदमी का नसबंदी, मतलब 100 में 75, जितना 75 आदमी का नसबंदी केस, परेशान होगी लोमा कुल कर्मचारी भी, वो कितना मर गई ना, और 1 रुपया से भेंट ना बन, वैसे वो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, हम आपसे पूछे सिलेंडर के बारे में, आप नसबंदी बताने लग गए। महंगाई आपने बोला मुद्दा होगा, है ना? और फिर आप वही, हमने आपसे सवाल पूछा कि हमें भी तो जानकारी हो, हम लोग हो सकता है उस समय छोटे हो, ना पता हो, अब बता दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस दावा करती कि उसके समय में सिलेंडर और पेट्रोल सस्ता हुआ करता था, आज की तारीख में हो गया महंगा। क्या लगता है आप? नहीं महंगा हुआ है, पहले महंगा था, अब महंगा नहीं? महंगा नहीं है कोनो चीज़, महंगा कुछ नहीं है। आदमी को सोचा ने बढ़िया भोजन खा ही रहा है, कोई थोड़ो नहीं कि खा नहीं रहा, भूखे थोड़ो रह रहा है। हाँ, तो आपको भी राशन मिल रहा है? 30 किलो मिलता है, 30 किलो। हाँ, फ्री राशन। हाँ, जब वोट करने जाएंगे इस बार, तो कैसा नेता चाहते हैं आप कि आपकी बात को ले जाए और जा कर के संसद में उठाए, या आपके यहाँ पे गाज़ीपुर में क्या काम हुआ है, क्या करवाना चाहते हैं, क्या नहीं हुआ है, कुछ बताइए। देखिए, हम लोगों को अगर मनोज सिन्हा जी अगर आते हैं तो उनको हम लोग वोट करेंगे, दूसरे के लिए थोड़ा संशय रहेगा जी, क्योंकि वो भारी नेता हैं, काम भी किए हैं अच्छा, और उनके नेतृत्व में हमारा मानना है कि तो उन गाजीपुर जनपद का ही नहीं, हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन होगा मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व। मनोज सिन्हा तो आ नहीं रहे हैं, अब कैंडिडेट तो पारस हो गए हैं, तो आप क्या सीधे तौर पर भी बता दे रहे हैं कि मनोज सिन्हा नहीं है तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे?
भाजपा को वोट तो कोई भाजपा में विशेष खूबी हमको नहीं दिखलाई दे रही है। हमको सिन्हा जी में खूबी दिखलाई दे रही है, पार्टी में तो कोई विशेष अच्छाई नहीं दिखलाई दे रही है। उससे तो हम लोग पीड़ित हैं, पार्टी से, उसके क्रियाकलाप से तो पीड़ित हैं, लेकिन सिन्हा जी से हम लोग खुश हैं। वहाँ पे आप कह रहे हो कि उसके क्रियाकलाप से हम लोग पीड़ित हैं, अंदर लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ मतलब नहीं, किसी से हमको सीधा मोदी जी से मतलब। ठीक है, मोदी जी से हमसे मतलब नहीं, हमको सिन्हा जी से मतलब है। मोदी जी से खुश नहीं हैं हम, सिन्हा जी से खुश हैं। नहीं खुश हैं ये बताइए जरा क्या। इसलिए कि देखिए हम शिक्षा प्रेरक रहे हैं और हम लोगों का 36-40 महीने का मानदेय आज तक से भुगतान नहीं हुआ, जबकि 31 मार्च सन 2018 को ही हम लोगों की संविदा समाप्त करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया, बैठे हुए हैं। तो जब हमको बाहर किए सरकार, जबकि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात है, 5.5 लाख हम लोग हैं पूरे देश भर में, और सारे लोगों का बकाया जब आप अपने काम से हटा दिए तो जो मजदूरी बन रही है वो दे देना चाहिए ना। आप कहते हैं कि अच्छा छवि हमारी है, अच्छे नेता हैं और हमारे नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। क्या विकास कर रहा है? राम राज यही है कि तुम 6 बरिस निकाले हुए होगा काम से और उनका मजदूरी आप बकाया रखिए। देखिए सिन्हा जी को इसलिए करें कि सिन्हा जी के नेतृत्व में हमारे गाजीपुर जनपद का विकास हुआ है और आज भी हमको विश्वास है कि नहीं उनका नेतृत्व मिलेगा जनपद को तो विकास होगा, इसलिए हम उनको वोट करेंगे। मोदी जी से खुश नहीं हैं हम। आप राम राज्य की अभी बात कर रहे हैं कि वो जो राम राज्य की बात करते हैं यही बेईमानी था, बताइए किसी की मजदूरी बेईमानी कर रहे थे राम? ये तो सीधे सीधे तो शासक हैं ना, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि देखें 5.5 लाख हैं हम लोग पूरे देश में। अगर हम कहें कि इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कितना बढ़िया हुआ है कि नई शिक्षा नीति आई है, आपको पता ही होगा, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ बोलें या फिर जब इस बार वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा और किस तरह से आप सोचेंगे कि भाई ये वाली बात हमारी पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम इस बार वोट करने जाएंगे तो हम चाहेंगे हम ऐसा सांसद चुनें कि जब संसद में जाए तो हमारी ये वाली बात उठाए ज़रूर। मतलब उस सुरक्षा से लेकर के आप कोई भी बात हमें बता सकते हैं कि जो आपको परेशानी हो। देखिए शिक्षा विभाग से तो हम लोग खुद वित्त विहीन के 3.5 लाख टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसका हिसाब से हम लोग पालन करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। कोरोना काल में भी एक मजदूर को चाहे और महिलाओं को जो भी सुविधा दिया गया है ना, लेकिन वित्त विहीन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि इनके परिवार कैसे जिएंगे, मरेंगे, क्या होंगे, कभी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो इसके ऊपर तो सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार तो बोलती है कि हम लोग दरअसल नौकरी मांगने में व्यस्त हैं, लेकिन रोज़गार तो हम दे रहे हैं, कह रहे रोज़गार तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन तो उससे सारे जनता भी खुश नहीं ना है, ऐसा भी बात है। पढ़े लिखे नौजवान खुश तो है नहीं। मान लीजिए भर्ती जब आती रहती है हमेशा, तो पास हो या फेल हो उसकी बात नहीं रहती, लेकिन उसका मौका तो मिलता है ना, ये मौका नहीं मिल रहा है। आपसे भी एक बड़ा साधारण सा सवाल है कि आपका जो आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दरअसल क्या हैं? जब आप लोग वोट करेंगे या आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अगर हम आपके यहाँ की कमियाँ पूछें या कुछ बेहतर चीज़ें हुई हैं, दोनों चीज़ों को आप रख सकते हैं कि जब आप 2019 में वोट करने गए थे तो आपके जहन में कुछ सारी चीज़ें होंगी कि भाई इस वजह से हम वोट डाल रहे हैं। अगर नहीं वो चीज़ें पूरी हुई थी तो हम ऐसा नेता चुनेंगे जो संसद में जाए और हमारी आवाज़ उठाए, या अगर वो चीज़ पूरी हो गई हैं तो अब कुछ और नया होगा कि इस बार हम इसलिए वोट देंगे ताकि वो संसद में जाए तो हमारे लिए आवाज़ उठाए। अगर कुछ उन चीज़ों को आप साफ कर सकें। विकास के ऊपर यह चुनाव हो रहा है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसकी सोच, उसकी कार्य पद्धति जो है पार्टी की कार्य पद्धति है जिस पर यह सरकार चल रही है 10 वर्षों से। तो पहली बार इस देश में हुआ है एक समान पूरे देश में विकास कार्य हो रहा है। इससे पहले यह नहीं होता था। जहाँ का मंत्री होता था, जहाँ का बड़ा नेता होता था, उस इलाके का विकास होता था, लेकिन जब 10 वर्ष से सरकार चल रही है, चाहे वो इस देश का कोई भी कोना है, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो,
तो विकास हर जगह बराबर है। अगर बिजली गाजीपुर में नगर पालिका में अगर 18 घंटा रहती है तो जमानिया नगर पालिका में रहेगी। अगर गांव में 18 घंटा है तो हर गांव में 18 घंटा रहेगी। इससे पहले इस देश में नहीं होता था। जहां का मंत्री था, जहां का माफिया था, होता था वो ऐलान करता था कि हमारे यहाँ मैं बिजली करा दिया इतने घंटे तक। वो परिस्थिति बदली। इसमें गरीबों का भला है। जो गरीब है वास्तव में पारदर्शिता और ईमानदारी से जब सरकार चलेगी तो उसमें आम आदमी को लाभ होगा। जो जिसकी सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, एकदम निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, उसका विकास होगा और यह देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुसार और उसका जो अंत्योदय की बात जो है, समाज का अंतिम व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आवे, इस सोच के साथ यहाँ वोट करेंगे हम लोग और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। इतने सारे इन्होंने काम गिना दिए और जब आपको पता है कि पार्टी काम कर रही है और वोट कामों पे मांग रही है ना, तो यहाँ पर एक सवाल खड़े हो जाते हैं कि ठीक चुनाव से पहले राम मंदिर बनवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप काम पे वोट मांग सकते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आस्था का विषय होता है ना, सबकी आस्था है भगवान राम में, लेकिन विपक्षी पार्टियाँ बोल देती हैं कि एक पॉलिटिकल इवेंट है। तब लोगों के जहन में सवाल आ जाता है कि हाँ ठीक चुनाव से पहले बनवा दिया गया। तो मेरा भी सवाल यही है कि अगर इतने सारे काम जो साहब ने गिनाए, अगर उनसे परिपूर्ण है पार्टी, तो फिर ऐसे इवेंट्स करने की क्या ज़रूरत है? फिर ईडी सीबीआई को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिवेट होने की क्या ज़रूरत है? ईडी सीबीआई का काम, ईडी सीबीआई अपना कार्य करती है। जो गलत काम करेगा ईडी सीबीआई उसका पीछा करेगी। लेकिन राम मंदिर की बात आपने कहा, तो ये 500 सालों से चल रहा है, विवादित मामला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो उसमें आप वोट की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर वोट कहाँ मांग रही है? उन्हें तो अपना कार्य किया है। आज तक की ना विपक्ष में कांग्रेस रही है, तमाम सरकारें रही हैं, राम मंदिर पे कुछ नहीं किया। और करने का हम जब भारतीय जनता पार्टी किया तो कहीं ना कहीं अपनी बात तो पार्टी रखेगी। ठीक, जो समय का चुनाव है, दरअसल समय का चुनाव होता है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूंगा, समय के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक इलेक्शन से पहले उसकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में जो 4 शंकराचार्य होते हैं, जो सनातन धर्म के भगवान माने जाते हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई कि भाई मुहूर्त ठीक नहीं था और आधा मंदिर बना था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, वो भी नहीं आए, है ना। मतलब एक जो उस कहना चाह रहा था विपक्ष, वो दरअसल वो कहने में कामयाब हो गया कि उनका पॉलिटिकल इवेंट था। और वो लोग कहते रहे नहीं कि भगवान की आस्था है, सब लोग आए। यहाँ तक आप ध्यान देंगे तो आडवाणी जी भी नहीं आए, जिन्होंने संघर्ष किया। माननीय आडवाणी जी के स्वास्थ्य खराब होने के चलते नहीं आ पाए, लेकिन 4 शंकराचार्य में 3 शंकराचार्य तो उपस्थित रहे हैं। और एक शंकराचार्य ने कुछ विवादित टिप्पणी किया, लेकिन बाद में उन्हें भी स्वीकार किया राम मंदिर में मुझे जाना चाहिए, और सबको जाने के लिए सबको मार्गदर्शन भी दिया। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे राम मंदिर पर जो आपने पूछा कि ये चुनाव के समय में, राम मंदिर जब भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्षेत्र में आई, जब जनसंघ के समय में भी आई, उस समय से हमारा मुद्दा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, 370 हम हटाएंगे। अब दूसरे दलों के लिए लगता होगा कि राम मंदिर इनका मुद्दा था। हमारा तो हम जब पैदा हुए थे तो मानबिंदु लेकर आए थे। हमारे जो है मैनिफेस्टो में बराबर रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे करेंगे। कुछ समय के लिए हम मिलीजुली सरकार बनाए थे, बहुमत नहीं था। उस समय लोगों ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख तो हमने बता दिया था कि जब हम बहुमत में आएंगे तभी हम कर पाएंगे, और हमारी सरकार आई तो मंदिर बना है, ये तय है। अगर सरकार नहीं होती और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती, मंदिर अब तक नहीं बनता, ये सच्चाई है और पूरा देश जान रहा है। तो राम पर हम राजनीति नहीं करते हैं। राम के नाम पर मैंने 4 प्रदेशों की सरकार गंवा दी थी। जब हम कहे थे कि राम लहर, जब रथ यात्रा हुई थी, रथ को रोका गया था, उस समय हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश, माननीय कल्याण जी मुख्यमंत्री थे, और 4 प्रदेशों में भी सरकार थी। लोग तरसते हैं कि एक प्रदेश में हमारी सरकार हो जाए। जो जितने छोटभैया हैं ना, किसी की सरकार नहीं है। उस समय बीजेपी की 4 प्रदेशों में, बड़े बड़े प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी।
और हमने कहा था कि आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाने के लिए हमने कार सेवा हुई, विश्व हिंदू परिषद ने कराया, हमने सहयोग किया, और जो कलंक का ढांचा हम कहते थे उसको ध्वस्त कर दिया, और ध्वस्त करके इसके बाद जो है वहाँ जो है टेंट में तब तक रामलला विराजमान थे, हमारी 4 प्रदेश की सरकार गिरा दी गई। ये हमारे साथ अत्याचार हुआ, और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ हम आए हैं। आज किसी का तुष्टिकरण नहीं है। 370 हम बताए थे कि आएंगे तो 370 हटाएंगे, तो 370 को समाप्त कर दिया। इस देश में कहा जाता था कि खून की नदियाँ बहेगी, राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। एक चींटी तक आवाज़ नहीं की, एक आंदोलन तक नहीं हुआ। और समान नागरिक संहिता मेरा मैनिफेस्टो है, वो भी आने वाली सरकार में हम उसको पूरा करके दिखा देंगे। मेरा जितना भी मैंने राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है तो अंत्योदय के लिए किया है। मैंने मंदिर भी बनाया है, तो गरीबों का हमने आवास भी बनाया है। 2023 तक आज तक इस देश में उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 17 में बीपीएल सूची बनी थी आवास की, सबका आवास आज बंद कर तैयार है। हम मंदिर भी बनाए हैं तो गरीब का आवास भी बनाए हैं। हम स्वास्थ्य की सुविधा भी दिए हैं, हम शौचालय भी दिए हैं, हम गैस भी दिए हैं, तो जल से नल की व्यवस्था भी हमने किया है गरीबों के लिए। अंत्योदय के लिए हमने काम किया है। जाति पात से ऊपर उठकर किसानों के लिए सम्मान निधि दिया है, तो सबको दिया है। कोरोना काल में वैक्सीन लगा तो सबको लगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का हमारा नारा है, उस ध्येय पर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हमारे यहाँ आया है वही ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति है, और चुनाव जीतेगा, बहुमत के साथ जीतेगा। अफजाल अंसारी में क्या दिक्कत है साहब, वो चरित्रवान नहीं है क्या? हाँ, अफजाल अंसारी कभी कम्युनिस्ट में रहे, फिर एक अपना वो दल बना लिए, घर का दल, कौमी एकता दल बना लिया। फिर उन्होंने सपा में गए, सपा से छोड़े बसपा में गए, बसपा को छोड़े सपा में आए। अभी इससे पहले बसपा के सांसद थे तो वहाँ भी छोड़ दिए, और उसको छोड़कर अब सपा में आ गए हैं। इससे पहले सपा में सांसद थे तो वो तो उनका कोई कैरेक्टर और चरित्र नहीं, उनको कैसे हम चुनाव जीतेंगे इनके पर। अब तो सपा बसपा वाले समझ गए हैं कि ये तो हमारा है नहीं, न उनका है। अब तो एक अलग अलग इस बार तो चुनाव हो रहा है, तो दोनों तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो उनका चरित्र तो बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरे लोग जानते हैं। अभी हाल में ही सहानुभूति के उनकी जो है वो भजाने के चक्कर में है, लेकिन सहानुभूति नहीं होगी। यहाँ गाजीपुर है, स्वामी विवेकानंद जी, थोड़ी कठिनाई है यहाँ। इस पे थोड़ा सा सवाल बनता है कि आपने बोला सहानुभूति लेने के चक्कर में, आप अफजाल मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं कि सहानुभूति लेने के चक्कर में है। ये दरअसल अगर गाज़ीपुर को इस समय आप देखेंगे तो वो दरअसल सबसे बड़ा गाज़ीपुर में और बाहर भी इस समय बड़ा गर्म है मामला, है ना। तो लोग कहते हैं, उस वक्त को जानना चाहते हैं दरअसल कि वो वक्त कैसा हुआ करता था, क्योंकि सरकार ये आरोप लगाती है कि भाई गुंडा राज हुआ करता था। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई या बसपा हो गई या कांग्रेस होती है, तो वो कहती है कि नहीं, वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो एक मसीहा की तरह थे। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप साफ कर दें, क्योंकि लोगों को जो जिनको जानकारी नहीं है सही, उनको शायद जानकारी हो जाएगी। जानकारी ये है कि उनके पास ये धन कहाँ से आया, कौन से फैक्ट्री, कल कारखाने उनके पास थे, कोई था? वो पैसा गरीबों को देते थे तो किसका पैसा देते थे? वो पैसा कहाँ से आता था? आखिर हमारा धंधा होगा, हमारा बिजनेस होगा, हमारा ठेका होगा, हमारा कुछ होगा तब तो पैसा मेरे पास आएगा, हम मसीहा बनेंगे। हम किसी का लूट कर, डकैत भी काम करता है तो डकैत भी आकर किसी गरीब को पैसा दे देता है, लेकिन डकैत डकैत ही होता है, वह स्वच्छ छवि का इंसान नहीं हो सकता है। बहुत डाकू हुए हैं, लूटे हैं लोगों को, मारे हैं, तय किए हैं, लेकिन कोई गरीब गया है तो उसको रोटी भी दे दिए हैं, तो उसका इसलिए उसको हम चरित्रवान नहीं कह सकते। आपसे भी क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? विजय यादव। विजय जी, आपसे भी सवाल यही है, आपसे मुद्दों को लेकर के कम, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे कि विपक्ष ये हमेशा से आरोप लगाता है कि भाई सत्ता पक्ष जो अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इनका हमेशा आरोप रहता है कि जो गुंडा माफिया राज था वो हमने ख़त्म कर दिया। तो क्या वाकई में गाज़ीपुर में आपने माफिया राज देखा है, वाकई में आपने गुंडा राज देखा है? और अगर देखा है तो क्या सिचुएशन हुआ करती थी? क्योंकि कहा जाता है कि पहले खुलेआम कुछ भी हो जाया करता था उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद या भाजपा के आने के बाद बहुत हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं।
अब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, रात बिरात महिलाएं हों, लड़कियां हों, लोग हों, सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि जब सपा सरकार रही थी तो वास्तव में दिन में या रात में बहुत ही लोग डरते थे। रात में तो चलना एकदम मुश्किल था, इतना इन लोग का गुंडई थी कि जितने गुंडे थे सब रोड में रात में लूटते थे। जितने मतलब महिलाएं थीं उन लोगों को तो दिन में भी डर लगती थी कि उन लोगों को छेड़खानी और मतलब रात में तो चल ही नहीं पाती थी। एक से एक घटना हुई और दिन दहाड़े जानिए मऊ में तो इतना मने बड़ा घटना हुई, पूरा एकदम सरेआम मने गोली चलाई गई सपा सरकार में। और उसमें माननीय हमारे उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं किए, न जांच कराए न कुछ कराए। और मने सुरक्षा की दृष्टि से जितना मोदी सरकार और योगी सरकार में हुआ है सब लोग सुरक्षित और अमन चैन से समझिए कि एकदम रात को तो चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। इतनी व्यवस्था योगी जी की टाइट है कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इससे पहले तो इतना असुरक्षित था आदमी कि जा रही है लड़की पढ़ने और आएगी कि घर नहीं आएगी उसका कोई ठीक नहीं था, ये जान लीजिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया इस समय सरकार चल रही है। लेकिन इससे पहले तो बहुत ही गुंडा राज था, ये समझिए। समाजवादी में ही गुंडई और चरम सीमा पर थी। लेकिन जब से या 10 साल से सरकार मोदी जी की आई है तब से मान लीजिए कि बहुत ही अमन चैन से इस उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है और जनता एकदम ठीक से जी रही है, जान लीजिए। हाँ जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नारायण दास चौरसिया नाम है हमारा। नारायण साहब क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी परिवार की पृष्ठभूमि से आता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, कुछ सोशल वर्क भी करता हूँ। चलिए, व्यापारी हैं आप, तो इस सरकार जब ये बदलेगी या नहीं बदलेगी दो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब वोट होंगे तो अगर हम आपसे पूछें कि व्यापारियों के लिहाज से इस सरकार ने आपके लिए क्या किया और अगर नहीं किया तो क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके हाथ में ही सब कुछ होगा। आप बटन दबाएंगे तो सरकार दोबारा आएगी, अगर दूसरे पर बटन दबाएंगे तो दूसरी सरकार आएगी, सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। तो इस बार व्यापारियों के लिहाज से अगर आप इस सरकार को कैसे आंकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जनपद गाजीपुर है एक माफिया का जनपद है, आप ठीक से जानते होंगे। और माफियाओं का इतना यहाँ साम्राज्य फैला हुआ था कि किसी व्यापारी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो या उद्योगपति हो, वो उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर में खास करके अपने को कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। यदि मैं अगर 5 लाख रुपया अपना आज का दुकानदारी किया हूँ लेकर के मैं सोचूं कि सुरक्षित अपने घर चला जाऊं तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हर ये जमानिया में आप बैठे हैं, इसी जमानिया में इस मुख्तार के लोग यहाँ गुंडागर्दी करते थे और व्यापारियों से वसूली करते थे। हम देखते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और तमाम चैनलों पे कुछ सोशल एक्टिविस्ट बैठते हैं और उसको मसीहा बताते हैं। मैं उन सभी सोशल एक्टिविस्टों से कहना चाहता हूँ कि आप आओ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और गाजीपुर के लोगों से आप मिलो, व्यापारियों से मिलो, छात्रों से मिलो, युवाओं से मिलो, आप किसानों से मिलो। उन लोगों को छोड़कर जो उनके दलाल हुआ करते थे, जो उनके फाटक से पैसा लेकर के उनको मसीहा बताते थे, उस फाटक के दलालों को छोड़कर आमजन से आप पूछ लीजिए, व्यापारी से पूछ लीजिए, किसान से पूछ लीजिए कि क्या स्थिति थी गाजीपुर में। खुलेआम इस सड़क पर से महिलाओं को उठा लिया जाता था, ये मुख्तार के गुंडे उठा लिया करते थे, ये माफियाओं के गुंडे। और मुख्तार ही नहीं, मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी भी माफिया है, मन्नू अंसारी जो भतीजा वो भी माफिया, इनका पूरा परिवार माफिया है। आप देखिए कैसे 75,000 का भगवाड़ा घोषित, उसकी पत्नी है शबाना, अभी तो को खाने में बैठी हुई है, वसूली कर रही है, अपना साम्राज्य चला रही है। तो यह स्थिति थी गाजीपुर में। और मैं खासकर अपनी बात बता दूं, हमने एक बार ही बताया, दूसरी बार में रिपीट कर देता हूं कि व्यापारी आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में सुरक्षित है, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो उसका सामान हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे उसकी संपत्ति हो, वो जहां ले जाना चाहता है 12 बजे रात को खुलेआम ले जाता है। किसी माफिया और गुंडे की हैसियत नहीं है कि उस व्यापारी के सामान और पैसे के ऊपर आंख उठा करके देख ले। योगी जी के ताकत यह है कि 24 घंटे के अंदर वो अगले चौराहे पे गोली मारा जाएगा। आपके साथी थे, इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इन्होंने पहले बताया कि कैसे गुंडा राज था, माफिया राज था। और अगर आपका कोई आपने किसान है, वो व्यापारी हैं, वो उन्होंने व्यापारी के तौर पे बताया कि उन्हें ऐसी समस्याएं थी। आप किसान के तौर पे अगर बता सकते हैं कि किस तरह की आपको समस्याएं फेस करनी पड़ती थी? अगर कुछ पहले समस्या बहुत थी, माने हर जगह दलाली हुआ करती थी। जो केंद्र था, क्रय केंद्र, जब किसान लेकर जाते थे वहाँ दिक्कत होती थी। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसान को दिक्कत नहीं है, अपना सामान जहाँ लेकर दे सकते हैं और पैसा अकाउंट में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी
खाद खाद का अभी प्रॉब्लम नहीं है। खाद पर सोसाइटी पर जाइए, तुरंत खाद आती है, सारे किसानों को मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। किसानों, क्योंकि आप किसान हैं तो एक किसानों का एक छोटा सा मुद्दा आपसे बात करेंगे कि भाई किसान जो हैं देश भर के, जो पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान हैं, वो अक्सर प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1.5 साल तक किसान बैठे रहे थे, है ना, और फिर दावा किया गया कि 750 किसान शहीद हो गए, ऐसा दावा किया गया। उनकी मांग थी एमएसपी की, उनकी मांग थी कि जो हमारा जो खेत है, जो हमारा अनाज है, फसल है, उसके सही दाम की, है ना। आप कितना मानते हैं कि उनका प्रदर्शन, वो आंदोलन वो सही था? क्योंकि पंजाब और हरियाणा की तरफ फिर से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन आंदोलन हुआ और वहाँ पर भी एक दो किसानों की मौत हुई, उनकी भी मतलब वो भी मारे गए। तो क्या लगता है आपको उनके आंदोलन के? मैं बताऊं कि वहाँ किसान कोई नहीं धरना प्रदर्शन में था, वह साजिश थी, वो राजनीति हो रहा था। किसान का नाम पर राजनीति लोग करते थे। किसान के पास उतना टाइम नहीं है कि अपने गाड़ी घोड़ा लेकर उतना माने वीआईपी बियर इंग्लिश उतना माने हम किसान हैं तो किसान के वो किसान नहीं थे, वो देश के साथ गद्दारी करने वाले कुछ लोग थे, वो साजिश था देश के प्रति। बोल रहे हैं कि वहाँ पर किसान नहीं थे, दरअसल वो देश के खिलाफ साजिश करने वाले कुछ लोग थे। आपको भी ऐसी लगता? हाँ, ये हकीकत है। आप देखिए कैसे मतलब उन लोगों के लिए एक वीआईपी बसें आती थी, वो लग्जरी बसों का खर्च आप जानते हैं कितना था? एक लग्जरी बसों की खर्च, एक दिन के खर्च 40-40 हज़ार रुपये थे। आप समझिए कि एक 40 हज़ार रुपये के लग्जरी बस में किसान बैठ सकता है क्या 24 घंटे? एक सामान्य किसान देश का 40 हज़ार रुपये एक दिन के खर्च में लग्जरी बस में बैठ सकता है? तो मैं कैसे कह दूं कि वो किसान है? किसान तो इस देश के सामान्य लोग हैं जो हकीकत है उनके पास समय नहीं है अपनी किसानी से, वो अपनी किसानी करेंगे कि लग्जरी बसों में बैठेंगे? ये बताइए। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए जो आर्थिक सहायता दी गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप देखिए उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, उसके खाते में हमेशा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के लाग लपेट के सीधे उसके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। 6,000 रुपया साल में मिलता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आज के समय में, आज के इस महंगाई के वक्त में 6,000 रुपये में क्या हो जाता है? 2,000 रुपये 3 महीने में आता है साहब, है ना। अगर आपको हम 6,000 रुपये एक साल का दे दें, कहें कि जाइए जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, कैसे जिएंगे? जी लेंगे। अगर मरने वाले को, जिसको भूख लगी है, कौन मरने वाला है? मेरी बात सुनिए, जिसको भूख लगी है उसको एक रोटी भी, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, कितने पैसे दिए कांग्रेस ने? बताइए। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा कितनी बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा ने किया था, वो भी 1 रुपये में। आपके जवाब से ही एक सवाल निकल आया। आपने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, है ना, जो मरने वाला हो उसको कुछ भी दे तो काम चल जाता है। यानी कि आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि किसान जो है बिल्कुल डूबता हुआ है। था कांग्रेस की 14 से पहले कांग्रेस की जब सरकार इस देश में हुआ करती थी, तब किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, छात्र हो, कोई हो, सब मुश्किल में थे, सबके साथ समस्या थी। आज सब लोग आज़ादी से हैं, सबको अपनी सुरक्षा है और सबका अपना व्यापार है, सबको रोजगार मिल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हैं जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो वो फाटक से ऑपरेट होते हैं, कुछ लोग अपने चैनल से ऑपरेट होते हैं, विदेशी पैसों फंडों से ऑपरेट होते हैं, तो वो सरकार का विरोध करेंगे क्योंकि उनका नमक खा रहे हैं, दलाली बात करना है। चलिए बस 1 मिनट, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, जहाँ तक वहाँ आप किसान की बात पूछ रहे थे, तो ये आज़ादी की बात की पहली सरकार है जिसने किसानों के बारे में सोचा है। सन 14 से पहले यहाँ सरकार माने अखबार की प्रमुख खबर हुआ करती थी कि यहाँ किसान आत्महत्या कर लिया, वहाँ किसान आत्महत्या कर लिया, पूरे देश में किसान आत्महत्याएं करता था और उसके खाते एनपीए हो जाया करते थे, आरसियाँ कट जाया करती थी बैंकों से। लेकिन इस सरकार ने किसानों को बिजली, पानी और खाद इन टाइम उपलब्ध करा रही है सब्सिडी पर, और जो उपज हो रहा है किसानों का उसको ये सरकार मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दाना दाना खरीद रही है और 72 घंटे में किसान के खाते में पैसा पहुंच रहा है। तो कहाँ किसानों के ऊपर कोई इस तरह का है? और जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, किसान वहाँ आंदोलन थे, तो किसान आंदोलनरत नहीं थे, वो कुछ देश तोड़क शक्तियाँ
जिस खालिस्तानी जिसमें अरविंद केजरीवाल वगैरह जो नेता हैं आप वगैरह के, इन सबों की एक साजिश थी कि देश को तबाह किया जाए और न प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए। इसलिए किसान के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो जाकर ट्रैक्टर लगाएगा, जाम करेगा। उसका दाना दाना जब खरीदा जा रहा है, किसान एकदम खुशहाल है। उसको 2000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। आप कह रहे हैं 6000, एक छोटा सा किसान अगर 2000 रुपया पा रहा है, साल में 6000 रुपया उसको मिलते हैं, तो उसको 6000 रुपये का मतलब आप समझ लीजिए कि 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया का दाम सरकार दे रही है। तो ये तो पैसा लग गया खेत में, अब वो अपने खाने की व्यवस्था कैसे करेगा? उपज होगा, उससे खाता है किसान। मतलब 6000 रुपया आपके हिसाब सफिशिएंट है? बढ़िया। ये छोटे किसान, बड़े किसानों के लिए सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन सब्सिडी तो दे रही है। 2100 कुछ रुपए बोरी DAP खाद और वो क्या कहते हैं यूरिया आती है, उस पर सरकार जो है सब्सिडी देती है। जो 266 रुपया 50 पैसा प्रति बोरी सरकार बिक्री करती है, और 1360 रुपये आती है आपकी DAP खाद, जिसका सब्सिडी अगर उसमें जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए छोड़ करके, तो उसका दाम होता है 2900 कुछ रुपया। तो सरकार इतना फैसिलिटी कब कोई सरकार नहीं दिया था। हाँ, मतलब पहली सरकार है जो किसानों के बारे में सोच रही है। लेकिन अब जो कांग्रेस से सत्ता विपक्ष में वो आरोप लगाते कि मनरेगा का पैसा घटा दिया मजदूरों को। मनरेगा का पैसा सरकार ने बढ़ा दिया है। उसका जो इसको समझाइए। तो उसका जो पहले मनरेगा का जो बजट था, वो हम एक्यूरेट तो इस समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसमें कम से कम इस सरकार ने 30% बढ़ोतरी कर दिया है। तो कहाँ मनरेगा का पैसा घटा दिया है सरकार ने? उसका मूल बजट देखा जाएगा ना कि उसका मूल बजट क्या है। तो इस समय सरकार ने उसका बजट बढ़ा दिया है। हाँ, उससे ज़्यादा काम हो रहे हैं। राशन को लेकर के बड़ी बात होती है कि फ्री राशन वितरण होता है, ठीक है। तो फ्री राशन वितरण होता है, कुछ आंकड़े रखे जाते हैं कि 23 करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन दिया जाना चाहिए, लेकिन 80 करोड़ लोगों को सरकार दावा करती है कि हम राशन देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो 5 किलो या 10 किलो या 15 किलो जो राशन दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं गरीबी का पर्याय नहीं है कि भाई हम क्योंकि ये बता के राशन दिया जाता है ना कि हम गरीब इंसान को राशन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोज़गार दे दें किसी को, अगर वो खुद से कमा सके या नौकरी दे दें खुद से कमा सके, तो उसे आप राशन क्यों दें मुफ्त में? वो क्यों मुफ्त की चीज़ ले? जबकि यही सरकार अरविंद केजरीवाल पर या कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं। दूसरी तरफ इसी में मैं एक चीज़ और जोड़ दे रहा हूँ कि अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, तो कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया कि हम जब सरकार में अगर आते हैं तो हम महिलाओं को, जो गरीब महिलाएँ हैं, उनको हर साल 1 लाख रुपये देंगे। ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जैसे ही ये कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत घेर लिया कि भाई वो कैसे 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से बजट लाएंगे। तो यही चीज़ घुमा के दूसरी तरफ सवाल आता है कि भाई ये इतना राशन कहाँ से दे रहे हैं? तो गरीबी से हटा देना, राशन क्यों दे रहे हैं? ऑप्शन ही ख़त्म कर दें। ये गरीबी हटाने के रोज़गार की बात आपने किया है, नौकरी की बात कर रहे हैं। तो नौकरी संभव नहीं है कि पूरे देश के लोगों को नौकरी दे दी जाए, सरकारी जॉब दिया जाए। आप भी जानते हैं कि संभव नहीं हो। प्राइवेट नौकरियां मिल रही हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, किसान की बात कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, अभी 14 जो है चीनी मिलें नई जो बंद थी उसको चालू किया है, उसमें रोज़गार मिलेगा। कौशल विकास के माध्यम से सरकार जो है ट्रेंड कर रही है, लोगों को ट्रेंड कर रही है कि वो रोज़गार पावें, उनको ट्रेनिंग दे रही है। अभी आप विश्वकर्मा योजना के तहत गवर्नमेंट का आया है कि गांव का जो व्यक्ति है उसको ट्रेनिंग देकर उसको 15,000 20,000 रुपये दे रही है। उसको हथियार और सामान खरीद कर, जैसे बढ़ई है, कारीगर है, वो सिलाई की मशीन है, ऐसे लोगों को समूह के माध्यम से, महिलाओं को सशक्त करने के लिए समूह के माध्यम से सरकार सब्सिडी दे रही है कि वो अपना धंधा करें, अगरबत्ती मोमबत्ती उद्गर बनावें। महिला सशक्त होकर खाली रहती हैं, वो काम करेंगे। तो विकास, ये काम सरकार अपना सतत चला रही है, जो जिससे गरीबी दूर हो। और जो राशन की बात आपने किया, राशन इस कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरियां छोड़कर घर आए थे, उस समय से जो है राशन दिया जा रहा है।
और गरीबों को जो है राशन दिया जा रहा है, उसमें ये हम नहीं कह सकते हम गरीबी को एकदम जड़ से समाप्त कर दिया है, ऐसा नहीं किया है। हमारे देश में लगभग ये होता था पहले जो है गरीबों और अमीरों के बीच जो खाई पैदा की गई है इस देश में, गरीबों और अमीरों के बीच खाई पैदा की गई। अमीर इस देश में रहेगा और बड़े लोग रहेंगे तो वो टैक्स के पैसे देते हैं, उनके टैक्स के पैसे से ही हम गरीब को सुविधाएं देते हैं, टैक्स के पैसे से हमें सड़क बनाते हैं और जो है विकास का काम करते हैं, हम स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं। तो हमारे बीच राजनीति में इस देश में बहुत जो है द्वंद्व खड़ा किया, गरीब और अमीर के बीच खाई पैदा की, गरीब से बताया गया कि आपका दुश्मन है। ये नहीं, यहाँ समन्वय की एकात्म मानववाद की विचारधारा पर हम इस देश को चला रहे हैं। जैसे शरीर एक शरीर है, आत्मा है और एक शरीर के सब अंग मिलकर काम करते हैं, तब ये शरीर जो है काम करता है। इसलिए समाज से गरीब और अमीर एक साथ जोड़कर हम समन्वय बनाकर एकात्म रूप से जब काम करेंगे तो देश का विकास होगा। और परिणाम आपने देखा है कि देश सशक्त हुआ है, हमारी सीमाएं सशक्त हुए हैं, हमारे लोग सशक्त हुए। इस कोरोना काल जैसी महामारी में अमेरिका देश, विश्व के सारे देश टूट चुके हैं और हमारी जो है आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, बढ़ी है। चाहे वो बॉर्डर का क्षेत्र ले लीजिए, सीमाओं के ऊपर जो हमारे अतिक्रमण करते थे पड़ोसी मुल्क, वो जो है आज बंद हो चुका है। हम सीना तान कर जो हम सनातन की संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति को हम पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम फहरा रहे हैं और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद हो रहा है। नहीं तो इसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, नेता जाता था, उसकी तलाशी ली जाती थी, उसके बाद उसको ऐड किया जाता था। लेकिन आज जो है परिस्थिति बदल चुकी है, पूरे दुनिया में भारत का सम्मान हुआ है। अब पूरे देश में हमने अंत्योदय की बात किया, हमारी सोच इस पार्टी की कि हम अंत्योदय से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, इसलिए काम करते हैं। सरकार कर रही है। अभी काशी में जो ज्ञान वापी मस्जिद है उसके अंदर तहखाने में भगवान की तस्वीरें रख दी गई और वहाँ पर भी पूजा पाठ शुरू हो गया। तो क्या ये देश द्वेष फैलाने का तरीका नहीं है कि एक मस्जिद में जा कर के रख दिया जाता है, वहाँ पर सर्वेक्षण होता है, उसके बाद फिर मूर्ति रख दी जाती है, फिर धीरे धीरे एक वो वाला माहौल बन जाता है कि मस्जिद तोड़ने की नौबत आ जाए और फिर एक माहौल जो इतना गंदा बन जाता है कि बहुत लोग मार दिए जाते हैं। या आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ 1992 का, 6 दिसंबर 1992 का। अब अगर कहीं ज्ञान वापी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता कि देश में अराजकता फैलेगी? ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपके हिसाब से जो उस समय हुआ था 1992 में बिल्कुल ठीक था? वो ठीक था। ये एक इतने लोग मारे गए, वो सब कुछ ठीक? मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई है। और जहाँ जहाँ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इस तरह से हमारी धार्मिक संस्थाओं को कब्जा किया है, वो सब हम सरकारी संस्था के आधार पर कोर्ट और कानून के सम्मान करते हुए उसका हम अपना वापस लेंगे। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई है। और रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि किसी मस्जिद में तस्वीर रख दी गई, क्या जब मुस्लिम आक्रांतों खिज्र वंश द्वारा, लोधी वंश द्वारा, अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, उनके वंशों के द्वारा हमारे सांस्कृतिक धरोहरों पर जब हमला किया गया था तो उस समय क्यों नहीं इस बात को सोचा गया कि वहाँ उस समय क्यों नहीं सांप्रदायिकता हो रही थी? मतलब आपका सांप्रदायिकता हो रही है। आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाए वो सुनाए, लेकिन उससे इतर आस्था बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है आस्था? नहीं, देश में संविधान है और संविधान के मानने वाले हम सब। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे लिए हमारा गीता हमारा धार्मिक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो संविधान हमारा देश का ग्रंथ है। एक मैं सवाल इसलिए आपसे करना चाहता हूँ कि संविधान हमारे देश का ग्रंथ है, बिल्कुल ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा था, जबकि रोक लगाई थी बाबरी मस्जिद को तोड़ने से, आपको ये मालूम है बात? ठीक है, उसने रोक लगाई थी कि उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मेरा सवाल दरअसल आपसे पहले वही था कि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बाद अगर उस जिसको आज की तारीख में विवादित ढांचा कहा जाता है, अगर उसे गिरा दिया गया तो ये आपके हिसाब से कितना सही है? देखिए, हमने पहले लफ्ज़े में कहा कि ये हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक आज़ादी की लड़ाई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप थोड़ा सा इतर रखते हैं ना? नहीं, बिल्कुल इतर नहीं रखते। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया ना। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले वो जो कलंकित ढांचा था, आप जिसको विवादित ढांचा कहते हैं, वो हमारे माथे पर कलंक मढ़ा गया था, हमारे माथे पर मुहर लगाया गया था कलंक का। उस कलंक को हम लोगों ने साफ करने का काम किया था। तो अब अगर यही माहौल
मतलब आप उस चीज़ का, खैर आपने बिल्कुल साफ जवाब दिया नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है तो अब मैं दूसरी चीज़ पूछ लेता हूं जो ज्ञानवापी के मामले पे। तो अगर वही माहौल यहाँ पर भी बना तो कितना ठीक होगा भाई, क्योंकि चीज़ों को प्यार से अगर हैंडल कर लिया जाए तरीके से तो फिर वाद विवाद नहीं फैलेगा, अराजकता नहीं फैलेगी, लोग मारे नहीं जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चाहे किसी के भी धर्म के लोग हों, हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हों, जब किसी की मौत होती है तो पूरे घर में परेशानी होती है ना, तो किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर से अगर ऐसा आपको ठीक लगता है कि ऐसा ही बवाल हो, ऐसी परेशानी लोगों को हो? तब जब 1992 की घटना हुई थी तब की परिस्थिति दूसरी थी। देश में उस प्रकार की सरकारें थी जो धार्मिक सांप्रदायिक दंगे करा करके वोट लेने का माहौल बनाते थे। लेकिन आज के डेट में यूपी में तो कल्याण सिंह की सरकार थी। हाँ, आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और किसी की हैसियत नहीं है कि कहीं चूँ से चाँ कर दे। रहा सवाल जो मस्जिद की बात कर रहे हैं और मुस्लिम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो 56 मुस्लिम कंट्री है पूरे विश्व में। आप 56 मुस्लिम कंट्री के बारे में ठीक से जानते हैं। जितना सुरक्षित मुसलमान भारत में है वो किसी कंट्री में नहीं है। दूसरे देशों में देखिए, अब अरब में देखिए, अमरात में देखिए, अभी देखिए वो मिस्र में किस तरह की घटनाएं हुई थी, तो वहाँ किस तरह से मुसलमान को ही मार रहा है। तो ये अलग बात है कि आप कह रहे हैं, लेकिन भारत में मुसलमान सुरक्षित है। दूसरी बात जो मस्जिद आप कह रहे सुरक्षित है, अभी आपको पता है हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले क्या हुआ? तो आप वहाँ देख लीजिए क्या हुआ फिर। अभी कहाँ ये 2 बच्चों का सरकलम कर दिया। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं सुरक्षित है, सुरक्षा की जब बात आती है तो दोनों धर्मों के लिए आती है, खाली मुस्लिम अकेला नहीं, हिंदू भी है, ठीक है। वहाँ पर जो 2 बच्चों के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वो आप ठीक कर रहे हैं। जो मस्जिद का बार बार आप सवाल उठा रहे हैं, आप मुझे एक भी भारत मस्जिद का सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को कायदे से निपटाया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये। अच्छा, राम मंदिर कैसे बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, ठीक है। वहाँ का ज्ञानवापी का ताला कैसे खुला? कोर्ट के आदेश पर खुला। उसमें से क्या निकला? मस्जिद के अवशेष निकले हैं क्या? मस्जिद के अवशेष निकले हैं? या फिर कोई मस्जिद आप बता दीजिए जहाँ पर तोड़ करके हिंदुओं ने मंदिर बनाया। एक मस्जिद बता दीजिए भारत के अंदर जो तोड़ करके हिंदुओं ने बनाया हो। सवाल यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं। जो अक्रांता है, जो गलती किया है, जो गलत करेगा, जब जिसकी समय आएगी, सही आएगा तो अपने सत्य को साबित करेगा और कानून संविधान के आधार पर साबित करेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि इस देश में मुसलमान और हिंदू ये दोनों भाई भाई कहते हैं। तो एक भाई का ये फर्ज बनता है कि हमारे लोगों ने कुछ गलतियां अगर की है तो अगर आज हम एक साथ भाई भाई रहते हैं तो हक की लड़ाई है तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जो मेरे आस्था का केंद्र है उससे आपको क्या मिलता है? मेरे आस्था को ठेस देकर, मेरे सीने पर चढ़कर, मेरे देवी देवताओं के ऊपर आप हाथ धोकर वहाँ अपमानित करके आपको क्या मिलेगा? क्या भाईचारा इससे रह जाएगा? वो तो खटकेगा ना हमेशा। जब मंदिर में जाएंगे, हमारे निशान मिलेंगे तो हमको लगेगा मेरे साथ अत्याचार हुआ। तो हम दोनों भाई भाई मिलकर चलता है। आप स्वेच्छा से कहिए कि आपका जो ले लीजिए, इसमें राजनीति करने वाला क्यों आएगा? राजनीति की क्या बात? इस मामले में जो एक AIMIM के नेता हैं सदुद्दीन ओवैसी, वो बोलते हैं कि मैं जब तक ज़िंदा रहूंगा और मेरी आने वाली नस्लें होंगी उनको मैं बताता रहूंगा कि यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद ही थी, है और रहेगी। वो बताते रहे, इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो उनके बाप दादा भी हिंदुए निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अरब से कितने यहाँ मुसलमान आए हैं, ये नहीं है। उनके अगर 7 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो उनके बाप दादा भी हिंदुए थे। यहाँ दबाव में बने हैं और लालच में बने हैं, धर्म को परिवर्तित किए हैं। अब मैं तो करता हूँ कि आप घरों आपसी आ जाओ, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है। यहाँ पर ये गाज़ीपुर की जनता थी और आम जनता थी, इनके सबके अपने अपने तर्क थे। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी। मुख्तार अंसारी को बेहद सख्त लहजे में उनका विरोध किया और उनके बारे में बताया कि जब उनका दौर था तब यहाँ पर किस तरह से गुंडा राज हुआ करता था। दूसरी तरफ महंगाई पर, बेरोज़गारी पर बात हुई। इसके अलावा जो चुनाव हैं, किस तरह का कैंडिडेट ये चाहते हैं, इनके जहन में मुद्दे क्या होंगे, उस पर तमाम तरह की बात हुई। सुरक्षा व्यवस्था सबसे मुख्य रखा गया और वो ज़रूरी भी है क्योंकि जो आम जनता है उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होती है जब वो घर से बाहर निकलता है या जब बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ बदायूं का, और बदायूं में जैसे 2 बच्चों की हत्या करी गई थी गला काट के, तो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सबसे सर्वोपरि होनी भी चाहिए। तो ऐसे ही मुद्दों पर जब हमने बातचीत की तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सर्वोपरि रखा गया। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि हम गाज़ीपुर में बैठे हैं और गाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी का हमेशा से नाम चला करता था, तो इस वजह से भी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी सी मुख्य हो जाती है। फिलहाल अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि चुनाव में होना क्या है। जो भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है। हालांकि जो भी होगा बेहद दिलचस्प होगा। गाज़ीपुर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।